when I say that the revised recommendations come unanimously from the committee. Represented in Parliament have affixed their signatures. And today, Madam Speaker, once these amendments are passed, Pakistan, perhaps for the first time, will speak as one voice on its matters of national security and foreign policy. तूने देखे हैं काफिले जमहूर के जिनके हाथों में परचम बगावत के हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। ये 60 साला निजाम जबर के खिलाफ एक संजीदा और पुरअमन बगावत ही है कि जो आज पार्लियामेंट ने अपनी मुतफिका करारदाद के जरिए कर दी है। जिस वक्त खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती से मुतल्लिक गाइडलाइंस पार्लियामेंट मंजूर कर रही थी, उन लम्हों से गुजरते हुए दिलों में बिजली कौंध रही थी। वो लम्हे फख्र के थे, अपने होने का एहसास था। ऐन उसी वक्त बतौर पाकिस्तानी अपना माजी बार बार सामने आकर खड़ा हो रहा था। C2 सेंटो की रुकनियत वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा के इल्म में लाए बगैर कबूल करने वाला वजीर खारजा सर जफरुल्लाह और इसकी बेनियाजी अयूब खान की हुकूमत और बटबेरा का हवाई अड्डा अमरीका के सपोर्ट, जनरल ज़ियाउल हक का इनकलाब और जहाद अफगान में अमरीकी ख्वाहिश पर पूरा मुल्क मुलव्वस, बदले में क्लैशनकॉफ और हीरोइन की लानत के तोहफे, परवेज मुशर्रफ का इनकलाबी एहतसाब, एक अमरीकी टेलीफोन और पूरा मुल्क अमरीकियों की जागीर, कौम तो दरकिनार, कोर कमांडर्स भी अब की बार ला इल्म और बेबस भी, ड्रोन हमलों की बर्बादियां, खुदकुश हमलों के फसाने, नतीजा जिधर जिधर नजर उधर उधर खून ही खून, गर्ज कौम कौमी सलामती के नाम पर यरगमाल और खारजा से लेकर मुआशी से लेकर दाखिली पॉलिसी, हर पॉलिसी जो देखिए मनमानियां उसमें, गैर मुल्की कर्जों का अजाब, हुक्मरानों के इन कर्जों पर अलल्ले तलल्ले। 60 साला इस तारीख में आज का दिन मुबारक है। तनकीद करने वाले कम नहीं, लेकिन आज का दिन फख्र का दिन है, अपनी पार्लियामेंट पर फख्र करने का दिन है, यानी कि अपने आप के होने के एहसास का दिन। इन जज्बाती लम्हात में दिल जब शादां और मसरूर है, दिमाग दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा है कि इन रहनुमा असूलों पर अमल कौन करवाएगा। वो हुकूमत जो ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने और अमरीकी जारियत का जवाब तलब करे तो मेमोगेट का जिन अलादीन के चिराग से बरामद हो जाता है। अमरीका को लगाम क्या वो देंगे कि जिनकी रोटी और तनख्वाहें उन बैरूनी मालियाती इदारों से आती हैं कि जो एक अमरीकी इशारे पर अपना हाथ खींच लेती हैं, या फिर वो हुकूमत अमल करवाएगी कि जिसके सदर, वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खारजा ने अमरीका को परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियां जारी रखने की यकीन दहानी करवाई रखी हो। पार्लियामेंट ने जिस खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का रास्ता दिखाया है, इस पर अमल खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करने के बाद ही हो सकता है। इट इज ओनली पॉसिबल देन। और खुद इन्हिसारी का दरवाजा गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छी तर्ज हुकूमत की चाबी से खुलता है, और अच्छी तर्ज हुकूमत वही कायम कर सकता है कि जिसके दामन पर कोई दाग ना हो और इस दाग की वजह से वो ब्लैकमेल ना होता फिरे। सवाल है कि खाली पेट और खाली खजाने वाला कोई मुल्क अमेरिका जैसी सुपर पावर को क्या ये कह सकता है कि वो अपनी सलाला चेकपोस्ट के हमले की गलती पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी करे? क्या वो कह सकता है कि फौरन ड्रोन अटैक्स रोक दिए जाएं? क्या वो ऐसे मुल्क से कह सकता है कि हमारे साथ भी वही सलूक करो जो भारत के साथ किया, जो भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा किया, हमारे साथ भी वो करो, और अपने फौजियों जिन्होंने हम पे अटैक किया उनको भी जस्टिस पे लाओ, यानी कि उनके खिलाफ भी जो है केसेस चलाओ? क्या हम ये मांग सकते हैं? नाज़रीन, ड्रोन अटैक के हवाले से अमेरिका के सदर क्या कहते हैं, एक दफा खुद सुन लीजिए। This is a targeted, focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and harm Americans, hit American facilities, American bases, and so on. So obviously a lot of these strikes have been in the Fatah and going after Al-Qaeda suspects who are up in very tough terrain along the border between Afghanistan and Pakistan. For us to be able to get them in another way would involve probably a lot more intrusive military actions than the one that we're already engaged in. पहली बार नहीं, अमरीकी सदर बराक ओबामा बार बार ड्रोन अटैक्स को कह चुके हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ये बक फॉर द बैंक है, ये वेपन ऑफ चॉइस है, बार बार इसके हक में जो है आर्ग्यूमेंट्स दे चुके हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन पार्लियामेंट का ये इकदाम आज का जुर्रतमंदाना भी है और काबिल तहसीन भी। लेकिन
सवाल ये है कि इन रहनुमा असूलों पर अमल कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा। सवाल उनसे भी है कि जो नेटो सप्लाई की बहाली के फैसले पर पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे रहे थे, वो अब क्या करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो वो कर दिया कि जो वो नहीं चाहते थे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। यकीनन आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। पार्लियामेंट मुतफिका तौर पे पहली बार हमारी तारीख में जो है गाइडलाइंस दे सकी है हमें फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक। यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या वाकई इन पे अमल दरामद हो सकेगा, और अगर हो सकेगा तो ये हुकूमत के बस की बात है कि नहीं। अमल दरामद तो खैर कैबिनेट ने कराना है, इस कैबिनेट के बस की बात है कि नहीं, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसमात बाब आलमगीर साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है MNA। हमारे साथ मौजूद हैं ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाजी अदील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और हमारे साथ दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के नुमाइंदे जाजुल हक साहब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही से आगाज करूंगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो एक ऑपोजिशन आई, जिसकी वजह से हाफिज सईद साहब का भी ये कहना है कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, उन तक रसाई और उन तक इंफॉर्मेशन की पैसे भी लगाए अमेरिका ने, वो यही था कि नेटो सप्लाई रूट्स ओपनिंग का दिफाई काउंसिल पाकिस्तान ने सबसे ऊंची आवाज बुलंद की। तो अब ये बताइए जाजुल हक साहब, ईंट से ईंट बजाने की धमकी थी, अब क्या होगा? देखिए, हमारी कोई लड़ाई तो नहीं थी, हमारी तो हम तो एक बहैसियत पाकिस्तानी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो कि हर मुखलिस पाकिस्तानी को करनी चाहिए, कि अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी, ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ और नेटो सप्लाईज़। जब तक कि हमने ये नहीं कहा कि नेटो सप्लाईज़ को आप बिल्कुल ही बंद कर दें, हमने ये कहा कि जो जो कंडीशंस लगाई हैं कि कम से कम एक अपॉलॉजी तो आ जाती इससे पहले कि हम कोई बैठ कर बात करते। वहाँ से तो कोई अपॉलॉजी भी नहीं आई। आपने खुद अभी शुरू में सुनाया, ओबामा साहब की तकरीर सुनाई गई, उन्होंने कहा जनाब ड्रोन अटैक्स जो हैं जारी रहेंगे, उन्होंने कहा कि अपोलोजाइज हम नहीं करेंगे। तो ये बस अवामी जज्बाती तकरीरें थी, हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, ये तो देखें, मैं दिखा दूं अगर आप कहते हैं तो। बिल्कुल मैं मानता हूँ, आप दिखा भी सकती हैं, सब चीजें कर सकते हैं। हमने अभी भी ये कहा है कि इस पर गौर किया जाएगा। परसों सुबह 11 बजे हमारी दफाए पाकिस्तान काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें हम इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करेंगे, अपना एक नया लाएअमल जो है उसको सामने लेकर आएंगे। और अभी तो इसमें कुछ भी नहीं ना, ये तो 2 रेजोल्यूशन पहले भी ऐसी आ चुकी हैं। मगर आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जो अगर इन्होंने बातें की, अगर उसको इम्प्लीमेंट करवा लें, अगर माफ़ी मंगवा लें, अगर ड्रोन हमले बंद करवा दें, अगर नेटो सप्लाईज में असला जाना बंद हो जाए और हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करें हमें बताकर, और उसमें क्या जा रहा है हमें अगर मालूम हो। अच्छा, एक दफा देख लेते हैं, फिर हुकूमत से ये पूछते हैं कि डुएबल है कि नहीं है। एक दफा दिखाइए कि क्या क्या धमकियां आ रही थी। सप्लाई इंशाल्लाह अगर खुलेगी तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर खुलेगी। हम वार करते हैं सरकारी को, गिलानी को और करानी को भी, और हमने न गिराएगा तो ये हुकूमत का आखिरी दिन होगा। और जिस तरह मुशर्रफ के भागे हैं, इनको भी भागना पड़ेगा। तुम्हें तो शर्म नहीं आती? अमेरिकी पिट्ठू पुल्लो परसंदान इस्लाम निकल चुके हैं, नेटो सप्लाई को खोलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट भी छोड़ दो, ये हुकूमती कुर्सियां भी छोड़ दो। वापस आने का शुक्रिया। आपने देख लिया। हाजी साहब, आप ही की जानिब आती हूँ। ये धमकियां भी आपने सुन ली, अवामी सेंटिमेंट्स भी, अमरीकी भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि एट इट्स हाईएस्ट पीक है एंटी अमेरिकनिज्म इस मुल्क में अभी। तो अब आपको क्या लगता है, इसको सराहा जाएगा जिसको हम मीडिया मुबारक दिन कह रहे हैं? जब आपने एजाज साहब को बुलाया है तो इनके जलसे को भी आप दिखा रही हैं, और बेहतर था कि पूरा जलसे दिखा देते इस आज के प्रोग्राम में, ताकि जो बातें इन्होंने करनी वो भी हम वहीं सुन लेते जलसे में। ये ऐसा लगता है कि आप इस प्रोग्राम की एक पहले फजा बनाना चाहती हैं, और वो जो बातें लोगों को भूली हुई हैं आज नहीं भूली हुई हैं। देखें ना, अभी कुछ देर पहले किसी को भी नहीं, अभी तक एजाज साहब ने कहा, उन्होंने एजाज साहब ने कहा, बड़े एहतराम से मैं कहूँगा, रिप्ले कर लें जो कुछ उन्होंने फरमाया कि जनाब हमारी परसों मीटिंग होगी, और हमने तो ये नहीं कहा कि हम देखेंगे असला न जाए और किन शराइत पे जाएगा अगर कोई सामान। तो यानी इनके रवैये में एक नरमी सी आ गई है इस आज के इस फैसले के बाद, भाई असला ना जाए, बड़ी अच्छी बात है। अब आप वो पुरानी बातें बताती हैं। उन्होंने कहा कि असला ना जाए, असला हमने भी कहा ना जाए, बाई एयर भी नहीं जाएगा, बाई रोड भी नहीं जाएगा, बाकी चीज़ों के मुतालिक किन शराइत के मुतालिक तो यकीनन अब कुछ चीज़ें अगर जाएंगी, खुराक जाएगी या कुछ सामान जाएगा, तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक नर्म रवैया दिया है। लेकिन आप उनके जलसे को दिखाए, देखो जलसों में आदमी बोलता, लेकिन एक बहुत बड़ी
اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا پارلیمنٹ کے اندر وہ ہماری خود پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن ہے. آپ نے کہا کہ جدھر مولانا صاحب مان گئے اندر بیٹھ کے تو پھر اور میری بات سنیں, اپوزیشن تھی اس میں, خالی مولانا صاحب نہیں تھے, جو مسلم لیگ نون تھی, شیرپاؤ خان کی پارٹی تھی, اس میں اور دوسری پارٹیاں بھی تھیں. انہوں نے کافی ڈسکشن کے بعد اس پہلی ریکمنڈیشن جو پہلے پیش کی گئی تھی, جو وہ بھی انہی کی ریکمنڈیشن تھی, ان پہ ان کے دستخط تھے, لیکن ان کی پارٹیز کی ہائی کمان نے ان کو مانا نہیں تھا. اب جو آئی کافی سوچ و بچار کے پاس, اب آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موجودہ حالات میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں آ سکتی ہے. اس میں ذاتی طور پہ مجھے صرف ایک اختلاف تھا, اور جو آج میرے خود پارٹی کی میٹنگ ہوئی, میں نے پریزائڈ کیا کیونکہ ہمارے صدر صاحب کی طبیعت خراب تھی, تو ایک میں تھا کہ جس میں یہ تھا کہ حکومت کا ہر فیصلہ جو ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ ویٹ ہونے کے لیے اس کمیٹی کے پاس آئے گا, نیشنل سیکیورٹی, اور وہ اسے ویٹ کرے گی. مگر وہ پہلے منسٹریز کے پاس بھی جائے گا ساتھ کے بعد. لیکن دیکھیں اس میں بڑا واضح طور پہ مجھے یہ ہے کہ حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں, حکومتوں کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جناب وہ تمام فیصلے کرے گی, تو یہ حکومتیں پھر چل نہیں سکتی ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں تو اختلاف بھی ہوتا ہے اور حمایت بھی ہوتی ہے. جس طرح آج بڑی مشکل کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد سب پارلیمنٹ اس پہ متفق ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ سیم ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ فار اپروول انڈر دا رولز, تو اس میں یہ جو ہے آرٹیکل 3 ہے, سب آرٹیکل 8 کا سب آرٹیکل 3 ہے اس میں, لیکن چونکہ انہوں نے مانا ہے, حکومت نے بھی مانا ہے, پوزیشن میں اب یہ بائنڈنگ ہے, یعنی متفقہ طور پہ سب مان گئے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن میری یہ ذاتی یہ رائے ہے. لیکن چونکہ اب یہ پاس ہو گیا ہاؤس میں, اس کے حق میں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں, ہمارے ساتھیوں نے بھی اٹھائے, اپوزیشن میں اٹھائے ہیں. ہاں, اب آگے بڑھتے ہیں نا کہ امپلیمنٹیشن پر دیٹ از دی مین کوسچن. مگر خرم صاحب جس طرح آپ نے دیکھا کہ دفاع کونسل پاکستان کا بھی نرم لہجہ نظر آ رہا ہے, اب وہ بھی کہہ رہے میٹنگ کریں گے, دیکھیں گے ابھی, اور ابھی کہنے مزید اختلافات ہیں انہیں, وہ بھی بتائیں گے. مگر پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کی جو ریزرویشنز تھی وہ انکلکیٹ ہو گئیں کہ ڈرون اٹیکس کو نتھی کرو, بند کراؤ فوراً, کہ آرمز ایمونیشن نہیں جائے گا, یہ JUIF بھی چاہتی تھی. اب آپ مطمئن ہیں کلی طور پہ؟ بہت بڑا چینج جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو آرٹیکل 6 تھا, سیکشن 6, اس کے اندر کافی کنٹینجنسیز کو ڈسکس کیا گیا تھا نیٹو سپلائی میں, وہ سب ریموو کر کے مسلم لیگ نون کی اور بھی دوسری اپوزیشن جماعتوں سے اب آج صرف ایک بات رہ گئی کہ وہ جو اس میں تھا کہ نو وربل ایگریمنٹس ریگارڈنگ نیشنل سیکورٹی. تو اس میں کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ دس ریزولوشن از اے جاب ہاف ڈن. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دستاویز جو آج ہم سب نے 3 پارلیمنٹرین یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کو پاس کیا ہے, یہ تاریخی تب ہوگی جب حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے. جی اچھا, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, پھر آسمہ صاحبہ سے ہی پوچھیں گے کہ کیا واقعی ان کی حکومت اسے امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. سوال وہیں آ کے کھڑا ہو گیا, از دس ڈویبل اور ناٹ ڈویبل, اور مزید کیا اختلافات ہیں یہی جاننے کی کوشش کریں گے. آپ سے ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. سوال یہی ہے کہ بھرم تو بہت دکھایا ہے, جرت تو بہت دکھائی ہے ہماری پارلیمنٹ نے کہ سب سے پہلے امریکہ غیر مشروط معافی بھی مانگے سلالہ چیک پوسٹ کے انسیڈنٹ پہ. یہ وہ انسیڈنٹ ہے, یہ وہ حملہ ہے جدھر ہمارے 34 جوان شہید ہوئے, مگر امریکہ جو ہے وہ اپنی رپورٹس میں, اور جو امریکہ نے تفتیش کرائی, یہ ماننے سے انکاری ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ چیکس جو ہیں وہ دونوں سائٹس پہ فیل ہوئے تھے, یعنی کہ جب وہ اپنی غلطی ہی نہیں مانتا تو معافی کس بات کی مانے گا. اگلا پوائنٹ اگین, ڈرون اٹیکس امیڈیٹلی روک دیے جائیں. ڈرون اٹیکس کے حوالے سے براک اوباما کی پالیسی بھی ابھی آپ نے سنی تھی, اسٹیٹ آف یونین ایڈریس اور ڈیفنس اسٹریٹجی ریویو کے اندر بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت زبردست ویپن آف چوائس ہے, کیوں ختم کریں گے. آسمہ ارباب صاحبہ, کیا یہ واقعی ڈویبل ہے؟ آپ کو سول نیوکلیئر معاہدہ جس طرح بھارت کے ساتھ کیا, آپ کے ساتھ کریں گے, آپ کے معاشی حالات اندر کیسے ہیں, کیا ڈرون اٹیک جن کو ویپن آف چوائس کہتا ہے امریکہ, جس کو صدر براک اوباما کی ٹرم کے اندر ہی اس کو ڈبل کر دیا گیا ڈرون اٹیکس کو, کیا وہ واقعی آپ کے کہنے پہ روک دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہر, یہاں تو ایک چیز ہم کلیریفائی کریں, ایز اے نیشن, ناٹ ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ امریکاز کی کیا نیڈز اینڈ ڈیمانڈس ہیں اور کیا وانٹس ہیں اور کیا چیز ان کو سوٹ کرتی ہے. I think it is high time. Yes, I knew that you would tell me really. Yeah. But it is high time. You know why I'm saying that?
You are justified in sense when we've had such consecutive martial laws. नहीं जी, आपकी अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर खुरम तस्वीरा आप साहब बता दें, अभी आप ही पॉइंट आउट कर रहे थे। लेट मी कंप्लीट। तो उनसे वो उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, उनके अपने अज़ाइम हो सकते हैं, बट पाकिस्तान अंडर नो सर्कमस्टांसेस वो इस जो आज फैसला हुआ है, जो इस डॉक्यूमेंट के बाद फैसला हुआ है, इसीलिए हम चाह रहे थे कि इसके ऊपर एक स्टैंप लगे यूनानिमस का। इसका एक बहुत बड़ा वोट फर्क पड़ता है जब वो यूनानिमस होता है या उसको मेजॉरिटी वोट मिले। छोटा सा एक सवाल है, आपने इससे पहले वाली डॉक्यूमेंट जो 20 मार्च को जो आई थी, जो रिजेक्ट होगी, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि 2002 से 2012 तक की जो एग्रीमेंट थी, यानी कि मुशर्रफ के टाइम से अभी 2012 आपकी हुकूमत तक की, वो अब फरवरी 2012 में खत्म हो गई। अब नए मुआहदे किए जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होंगे। यानी आप मानती हैं 4 साल तो आपने मुशर्रफ की हुई पॉलिसीज को टोक किया? हमने मुशर्रफ की पॉलिसी किसी को नहीं टोक किया। इस गवर्नमेंट को हाजी साहब भी सुन के पहला डॉक्यूमेंट पढ़ के सुना दूं, ये एग्रीमेंट जो है ये भी रिन्यूअल का चांस भी रखा गया कि मे ओनली बी रिन्यूड इफ रिक्वायर्ड ऑन न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तो अब जब नेगोशिएशन हुई है तो हम इस नतीजे में पहुंचे। आपको पता है कि एक जनरल मुशर्रफ ने चलाई, उससे डिप्लोमेटिकली हम लड़ाई तो नहीं कर रहे थे अमेरिका या नाटो फोर्सेस से, उससे डिप्लोमेटिकली एंड एक अकल और शऊर के साथ निकलना था हमें। मैं निकालना था। मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए इसी पॉइंट से हाजी साहब आपके सामने सवाल रख देती हूँ। आप बड़े मंजे हुए सियासतदान है। एक आमरीत के बाद जब एक जमहूरियत आती है तो क्या उसके पास वो लीवे नहीं होता, क्या उसके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि आमरों को किए हुए फैसलों से वो इनहराफ कर ले या मुंह फेर ले? पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि आमरों के फैसलों को हमने पार्लियामेंट में मंजूर किया है, उनके तमाम गलत फैसलों को। ये पहली पार्लियामेंट है कि उसने आमरों के फैसले को, जो भी आमर था 4 साल बाद, सुनिए नहीं, ग्रेजुअली 17वीं तरमीम हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने तरमीम की। देखिए ग्रेजुअली इसलिए कि बाहर की दुनिया से जब आप बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने उस दौरान में कोई कर्जे लिए थे, आपने उस दौरान में F-16 के मतलब कोई मायदा किया था, हम सबको खत्म कर देते हैं। या फिर आप ये क्यों नहीं कहते? क्लैरिटी देखिए, हमने इशू हुआ है वर्बल एग्रीमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग का लॉजिकली क्लेम करते हैं। अगर आपको एड मिलेगी तो वर्बल एग्रीमेंट में तो नहीं मिलेगी। एक और पॉइंट, वहां पर एब्सोल्यूट प्रेसिडेंशियल पावर्स थे, इसमें टाइम लगता है, आपने पार्लियामेंट को पावर्स दिए, पावर्स थे नहीं पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट क्या कर दिया? ये क्यों नहीं मानते? सबसे बड़ी बात तो ये है प्राइम मिनिस्टर की हाई साहब भी माशाल्लाह जो सबसे अब जो फर्क आया है मुस्लिम लीग न्यून और दूसरे ऑपोजिशन की इंटरवेंशन से, मतलब जो पहला ड्राफ्ट था उसमें मैं एक बात कहना चाह रही हूं, फिर आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। या फिर ये क्यों नहीं हम खुल के इधर बैठे हुए मानते कि आप जो भी किताबें चाहे पढ़ लें, बॉब वुडवर्ड की, कॉन्डोलीजा राइस की, प्रेसिडेंट बुश की, उनका यही कहना है कि एक अमेरिका और बरतानिया की वजह से, एक मुआहदे की वजह से ये हुकूमत जो है एग्जिस्टेंस में आई, उसकी वजह से आप मुशर्रफ की पॉलिसियों से इनराफ नहीं कर क्यों माने? वो तो उन्होंने तो इराक के बारे में एक दिन कुछ कहा, 10 साल बाद क्या कह रहे? कैसे ले सकते हैं? लिखा है कि एक रात में 13 दफा मैंने फोन किए परवेज मुशर्रफ और अल्टरनेटली 13 दफा अपनी किताब। लेकिन आज वही अमेरिका, मेरे ख्याल में आज उस मौजूद मैं आज चाहूंगा कि हम इस बात करें कि हमने कितना एक अच्छा फैसले किया, हमने फासला तय किया है। इस मुल्क में माजी से कोई बदला नहीं है, 20 मार्च से लेके अब तक एक ड्रोन अटैक हो भी चुका है। जब आप जोड़ के बैठे थे, हमने डोगर को हटाने के लिए और जनाब चौधरी साहब को बिठाने के लिए दोबारा 7 दिन का वक्फा था, और वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने भी तस्लीम किया। वो यही नहीं था कि वो घर से आज़ाद हुए और जाकर चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ गए। उन्होंने कुछ मजबूरियाँ हुकूमत की होती, कुछ प्रेशर्स होते हैं। 7 दिन उन्होंने भी इंतजार किया उसके रिटायरमेंट के बाद, फिर जाके वो बैठे। अब आप जाकर कहेंगे चौधरी साहब आप क्यों नहीं फौरन बैठे? जिस दिन आपको घर से आज़ादी मिली थी वो पहला दिन था पार्लियामेंट का, जाकर आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि ओरिजिनल ड्राफ्ट है। मैं मेरी गुजारिश देखिए ना, ड्राफ्ट हम सब ने आज उसके ऊपर वोट किया है। देखिए ओरिजिनल ड्राफ्ट में लिखा था, पे भी आपने दस्तखत किए थे, देयर शुड बी ए प्राइवेट, हमने उस पे भी किया। पार्लियामेंट ने आज तौसीक की है, पार्लियामेंट ये बात में मैं तो आपकी पार्लियामेंट की बात करना चाह रहा हूं। मैं पार्लियामेंट की बात करना चाह रहा हूं कि हमने कितना फासला तय किया है कि आर्टिकल 9 में ये लिखा था कि प्रायर परमिशन और ट्रांसपेरेंसी होगी फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के
ऊपर। अब वो कहा कि इजाजत ही नहीं है, ये इजाजत कोई रेमंड डेविस इधर हो या ब्लैक ये आज कहा गया है कि नो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स शैल बी अलाउड। हमने 20 मार्च से लेकर आज तक बड़ा फासला दिया और उसमें ये ड्राफ्ट पे भी जनाब सरदार महताब साहब के इशाकदार के दस्तखत, लेकिन आज और इसमें पार्लियामेंट ने आज वो काउंट करती है, पास किया है। देखिए जो मुबारक एग्जाम है। मगर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आप जो सवाल मुझसे पूछ रही हैं, मेरे दस्तखत तो नहीं थे, ना इनके थे। इन दोनों ड्राफ्ट पे इनकी लीडरशिप के दस्तखत थे, सरदार महताब के थे, इशाक डार, लेकिन मैंने मौलाना साहब का इंटरव्यू भी किया था और दोनों मौलाना साहब का इंटरव्यू भी उन्होंने भी इसमें ये कहा, नून की भी क़यादत ये कहती है कि वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हाजी साहब दस्तखत थे कि ये अभी तो हम पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंट में खुली डिबेट होगी तो फिर कुछ करेंगे। पार्लियामेंट में तो इसमें भी आज ये पेश हुआ है, पार्लियामेंट में ये चौधरी निसार साहब ने जब अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम दस्तखत के वर्ड दस्तखत, लेकिन मतलब उनका था कि एक सवाल, आज वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी ने असेंबली में खड़े होकर कहा जो कौमें खड़ी हो जाती हैं सब उन्हीं का एहतराम करते हैं, क्या ये कौम के खड़े होने का स्टेप नंबर 1 है? देखें, ये तो बाद में पता लगेगा, मुझे तो ये बहुत बड़ा एक मजाक लग रहा है। हमारी ख्वाहिशात की एक लिस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फार्म हाउस हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपना एक प्राइवेट प्लेन हो, मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ। देखिए, पहली बात यह है कि आप अमेरिका से अपोलोजाइज करवाएंगे, आप ड्रोन हमले बंद करवाएंगे, आप नेटो सप्लाईज को उस वक्त तक रोकेंगे जब तक कि अमेरिका अपोलोजाइज नहीं करता। ये तो अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे और फिर आप उन मुआहदों को, हाजी साहब, उन मुआहदों को, ऐसा मेरी बात, आप उन मुआहदों को ओपन करेंगे जो वर्बल मुआहदे हुए हैं, कम से कम हुकूमत को तो मालूम है उस पर अमल कर रही है, आप कौम को बताएंगे वो कौन से मुआहदे में बताएंगे होंगे। अगर मैं आज वो मुआहदे जो भी थे खत्म है, ऑल सच एग्रीमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट फोर्थविथ। बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है आप लोगों के लिए, कल ड्रोन अटैक हो जाता है आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि हम चाहते हैं, आपकी बिल्कुल ख्वाहिश है, लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशें इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ड्रोन अटैक ना हो, लेकिन अगर कोई ड्रोन अटैक करे तो मैं खड़े होने के लिए टांगे होनी चाहिए, ये मैं सप्लाई बंद करूं। आप कहें अगर कल हाउस कह दे, हम उनके साथ सफारती तलाकात खत्म कर देंगे, हाउस मुत्तफिका इस बात पे, हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। बात वो करनी चाहिए। देखें, 2 रेजोल्यूशन पार्लियामेंट की, मैं जवाब इसका देना चाह रही हूं। 2 रेजोल्यूशन पार्लियामेंट की आई, मुत्तफिका थी ना वो, जिस वक्त उन पे बहस हो रही थी इधर ड्रोन हमले शुरू हो गए थे और ड्रोन हमलों के बंद आपको बता थी, लेकिन उसकी 2 शर्तें थी, खाली एक नहीं था। एक ये था कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरजमीन में जितने गैर मुल्की फाइटर्स हैं उनको निकाला जाए। वो दोनों पे अमल नहीं हुआ, ना हम निकाल सके ना ड्रोन हमले बंद। बात के ऊपर अभी भी इसमें है। क्या आपको ये मालूम है कि कितने एजेंट्स हैं यहाँ रेमंड डेविस की तरह जिनको वीजे दिए? मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो खुलम खुला अपना ऐलान करते हैं, चेचन्स हैं, आपने निकालना है, मैंने निकालना है। अब पाकिस्तान की फौज ने निकालना है ना, फौज ने क्यों निकालना है? हुकूमत फैसला करेगी ना। तो फैसला असल में हाई साहब, हम जो बहस है, देखिए पार्लियामेंट का काम ये था कि हमने हुकूमत को एम्पावर कर दिया है, ये सारे स्टेप लेने से। अब हुकूमत का चैलेंज शुरू हो गया है कि पार्लियामेंट जो वो अमेरिका से निगोशिएट करते थे, अब उनके पास एक बैकग्राउंड में ये ताकत आ गई है कि वो अमेरिका से ये सारे मामला कर सकें। लेकिन अब अगर हुकूमत पहले की तरफ फेल होती है तो ये यूसुफ रजा गिलानी की जिम्मेदारी है, उनकी काबीना और उनकी जिम्मेदारी। ले लूं, फिर आपसे भी पूछूंगी, जो जुर्म अमेरिका महसूस करता है कि उसने किया ही नहीं, उसके लिए वो कैसे माफी मांगेगा? उसके वो फौजी जिन्होंने हमारे 24 जवानों को शहीद किया, उन पर अटैक किया, उनके खिलाफ वो कोई एहतसाब नहीं करना चाहता, उनको कोर्ट्स में लेके नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मानता है कि जुर्म किया ही नहीं। ये कैसे होगा? ड्रोन अटैक किस तरह रुकेंगे? आप सप्लाई खोल देंगे तो इन जो हमारे ट्रक्स जाते हैं, नेटो सप्लाई ट्रक्स, उनकी चेकिंग कौन करेगा कि उसके अंदर कौन जा रहा है? ये डिटेल्स जो हैं इनको इन्फोर्स करना है पाकिस्तान की काबीना में। क्या ये काबीना जो है इतनी ताकत रखती है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। पहली बार जो है अब फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइंस के हवाले से अवाम की क्या उमंगें हैं, ख्वाहिशात हैं, इनकी तर्जुमानी जो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पार्लियामेंट कर रही है, जो कि पार्लियामेंट का काम भी है, मगर इसको एग्जीक्यूट करना पाकिस्तान की काबीना का काम है। और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही थी कि काबीना में रद्दो बदल भी अब एक्सपेक्ट की जा रही है। नाम तो हम अभी नहीं लेंगे और आई थिंक आसमा साहिबा भी नहीं बताना चाह रही, मगर आसमा साहिबा क्या वाकई
پیراڈائم شفٹ آ گیا اس ملک میں؟ کیونکہ ابھی تک ڈیفنس کاؤنسل کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے، مگر آپ نے ابھی جو بظاہر ہمیں نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت آن بورڈ ہے اس کو بنانے میں. Is there a paradigm shift in the country finally? Naturally there is a paradigm shift تو ایک بہت بڑا ہے آج پاکستان کی ہسٹری میں. Pakistan is coming to a new era. There is definitely a great big change for Pakistan today because یہ ڈاکیومنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو گورنمنٹ جیسے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی کہا کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے. میں ادھر سے لے لوں بات آپ کی. جی انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں آگے سوالات پوچھے. انہوں نے کہا جی اگر ڈرون اٹیک ہوتا ہے حکومت کیا کرے گی؟ گریٹ بگ چینج آ گیا ہے. اب اس کو عمل درآمد کرانے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کی بات غلط نہیں کر رہی. امپلیمنٹیشن از دا مین ایشو بیہائنڈ اٹ. دفاعی کونسل کیا چاہتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور اس کا دفاع کا احترام کیا جائے. سب یہی چاہتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں چاہتی؟ وی آر ویری ویری سیریس اباؤٹ اٹ. آپ کا پروگرام بالکل آن ایئر جا رہا ہے. 4 سال بعد آپ سیریس ہوئے ہیں نا. آپ کی اپنی ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ 2002 سے 2008 تک جب سلالہ پہ اٹیک ہوا، جب سلالہ پہ اٹیک ہوا دیٹ واز اٹ. That was it Why for was this sitting government. کیونکہ ہم آلریڈی ایک دہشت گردی کی جب ڈرون حملوں میں آپ ہی کے پختونخوا کے آگے ہی ٹرائبل ایریاز میں جب آپ کا عام شہری مرتا تھا، لیکن why was that not it؟ جب ایبٹ آباد کی ریڈ ہوئی ہمارا دیکھیں، اس لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے امریکنز کو کہ ڈرون حملے پاکستان کو اندرونی طور پہ تباہ کر رہا ہے. پاکستان میں ایک سول وار کے حالات نے سائٹ پہ بھی کہا ہے یہ تو عوامی کنزمپشن کے لیے مجھے تقریریں کرنی پڑتی ہیں ڈرون اٹیک کے خلاف. پولیٹیکل آپ کسی طرح بھی بات کو بول دیں. اس وزیر اعظم کے گورنمنٹ کے حق میں نہیں چاہتا کہ اگر ڈرون اٹیک ہو. لیکن امریکہ کے جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہ نیٹو فورسز کے افغانستان سے ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول. ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ کی فوجی قیادت بھی سیاسی قیادت بھی آن بورڈ ہے اس میں، تو پھر اب رکاوٹیں کیوں؟ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ Why is it a half baked؟ اصل میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں بہت بہتر آغاز ہوا ہے، لیکن اس میں وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے حکومت کے لیے. It does not have the spine to keep the government. مگر اب تو فوج کی بیکنگ بھی ہے. تو یہ اس لیے پارلیمنٹ نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے مل کر ایک کام کیا، ایک آغاز کیا ہے. لیکن جہاں امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ تو کابینہ ہے، وہ وزیر اعظم ہے. اور اگر وہ ان کی ول نہیں ہے اس ڈاکیومنٹ کے باوجود، اسی لیے یہ اس وقت تک ہاف بیکڈ رہے گا جب تک اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو جاتا. کہ ول نہیں ہے. اگر ہمیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے. اگلا آنے والا ہر روز آپ کے لیے روزے حساب ہوگا کہ کیا باقی آپ پارلیمنٹ جو پاکستان کی عوام کی ول ریپرزینٹ کر رہی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر ہم اس ڈاکیومنٹ کو الیکشن سلوگننگ بنائیں گے اور پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے استعمال کریں گے تو پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا. تو پھر آپ نے 2008 کی قرارداد پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نے پاکستان کو ایک آواز ہو کر اٹھانا تھا، ناٹ فار پولیٹیکل پارلیمنٹ کا ایک امتحان ہو رہا تھا، پارلیمنٹ اس میں پاس ہے. اب اس منٹ سے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں حکومت کا ہر روز امتحان شروع ہو گیا، بیکاز یہ ڈاکیومنٹ آسان نہیں ہے. اس میں مستقل وزیر اعظم کو فوکس کرنا پڑے گا فورن اور سیکیورٹی پالیسی کے اوپر. بہت سارے معاملات اس میں ابھی بھی پورے کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہے، جس کو وزیر اعظم نے بھی ڈیفائن کرنا ہے. آپ کو کہا کہ آپ کا سپورٹ چاہیے ہمیں. یہ پاکستان کا ایک بہت اگر میں ایک بات سمجھ لوں وقت کی قلت ہے، میں ان کو بھی کہوں گی کہ آپ کا سپورٹ بھی چاہیے دفاعی کاؤنسل. اگر آپ کی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ تو عید سے عید بجانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لاشوں سے گزرنے کی بات کر رہے ہیں. اسپائن ہم نے دی ہے کہ امریکہ کو بھی معلوم ہوا ہے، ان کے سفارتکاروں کو بھی پتہ لگا ہے، پینٹاگون کو بھی پتہ لگا ہے کہ یہ دفاعی پاکستان کونسل جو ہے پاکستان کی آزادی خود مختاری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. میرے خیال میں کسی کو دھمکی دینے کے لیے نہیں ہے. اچھا مجھے حاجی عدیل صاحب اس کے اوپر ڈائریکٹلی کہیں بات نہیں کی کہ نیٹو سپلائز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اگر یہ چیزیں ہو جائیں. پہلے تو نتھی کیا گیا تھا غیر مشروط معافی سے، ڈرون اٹیک سے، اب تو ذکر ہی نہیں ہے. بات یہ جو ہے باتیں تو ہم لوگوں سے منوائی ہیں کہ یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ بند کر دیں، یہ معافی مانگ لیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے خود ایک یہ بھی کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ آل فارن fighters if found shall be expelled from our soil.
जब तक हम ये नहीं करेंगे ड्रोन हमले, फिर आप कैसे रोकेंगे? जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपसे एक सवाल मेरा कुछ और है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब विदाउट एनी कंडीशंस जो हैं नेटो सप्लाई रूट्स खुल रही हैं, ओनली विद द एक्सेप्शन कि अब असलहा नहीं जाएगा, राइट? ज़ाहिरन तो इससे इंटरप्रिटेशन आपने अब अपॉलॉजी से भी नहीं नथी किया, ड्रोन अटैक से भी नहीं नथी किया, वो खुल रही है। नहीं, ये गलत। अपॉलॉजी तो उसमें शामिल है, ये वो एक मुख्तलिफ शिक है। देखिए उसमें फिर अब हर शिक को तो इकट्ठा नहीं किया जाए। पहले आपने नथी किया हुआ था ना, पहली वाली में 20 मार्च में किया था, लेकिन अगर उसमें नहीं किया तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी बात आगे बढ़ेगी नहीं। माफी नहीं मांगी जाएगी तो बात नहीं बढ़ेगी आगे। देखिए ये तो एक बड़ा फिर उधर आके हम घूम फिर के खड़े हो जाते हैं कि कल ड्रोन अटैक। देखिए दो बातें हैं। एक बात यह है कि हमारे बेकसूर सिपाहियों को शहीद किया गया है और हम समझते वो कहते हैं कि आपका फेलियर भी था ना, उनकी रिपोर्ट है। हम कहते हैं कि वो बेकसूर थे, वो कहते हैं वो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि माफी मांगो। अगर वो माफी नहीं मांगेगी, अगर माफी वो नहीं मांगेंगे तो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान बात आगे बढ़ेगी नहीं। एक दूसरी बात जो हम पे जिम्मेवारी है, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ जितने गैर मुल्की हैं, वो चेचन है कि अलकायदा है कि तालिबान है, अच्छा, एक सवाल इनको हमने एक्सपेल करना है। बात आगे जब नहीं बढ़ेगी, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, दैट मींस खुरम साहब हम इसी स्टेट में रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे ना। देखिए इस डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारे दरवाजे खुले। मसलन जो पहले ड्राफ्ट में एक बात नहीं थी, जो क्लॉज 10 है इसमें, कि पाकिस्तान टेरिटरी विल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी फॉरेन बेसिस। ये पहली डॉक्यूमेंट में नहीं था। अब एक बड़ी कैटेगोरिकल बात है, इसमें कोई इबहाम नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी और दूसरी मुल्क को अपने बेसिस नहीं देगी। अब हुकूमत जो है, इसके बावजूद ये इंतजाम होता है कि हुकूमत ने कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग की है तो फिर हुकूमत कल्पेबल है। दूसरी इसमें बड़ी अहम बात जो तब्दीली आई है, इसमें यहां तक क्या गया था जी, ये जो क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की जो रिलेशनशिप है उसको कहा जाता है कि वो एक सौदा है, ट्रांजैक्शनल है। और पहली डॉक्यूमेंट में भी एक ट्रांजैक्शनल क्लॉज थी कि न्यू फास्ट ट्रैक प्रोसेस ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट रीइंबर्समेंट विद रिगार्ड टू कोलिशन सपोर्ट फंड अदर लेवाइबल चार्जेस शैल बी अडॉप्टेड। लेकिन अल्लाह का करम है कि ऑपोजिशन की हिम्मत से, मेहनत से ये क्लॉज, ये सौदे वाली बात इसमें से निकल गई है। देखिए सवाल अभी तक वही है। मैंने आपको बराक ओबामा की जनवरी 12 की स्टेटमेंट भी सुनाई है, उनकी बात भी अभी सुनाई है। वो कहते हैं अलकायदा को हम ड्रोन अटैक से टारगेट कर सकते हैं, वरना हमें मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। स्टेटमेंट दी है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के पास भी वही पावर है, उसको इस्तेमाल। तो यानी कि ये सिवाय उम्मीदों और उमंगों के ड्राफ्ट के और कुछ नहीं है। हमने एक पाबंदी लगाई है, हमने अपने बात पे ये पाबंदी लगाई है कि हम अलकायदा को और दूसरों को यहाँ से निकालेंगे। जब हम निकाल देंगे तो उसके बाद हमारी तरफ एक गोली भी कोई नहीं फेंकेगा। आप क्यों प्रिज्यूम करते हैं कि कोई हम पे हमला करेगा? आज ये ड्राफ्ट पास हुआ है और हम खुद निकाल देंगे और फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो हम पहले ही काम कर देंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप हम पे हमला न करें और हम अपने आप से कहते हैं कि आपके दुश्मन को निकाल देंगे। तो ये पहले काम कर देते ना हाजी साहब। क्या जी, ये बात तो पहले भी था जो 2008 में 2009 में करारदादियां आई है, उसमें ये बात थी। हम फेल हो गए, हम उनको नहीं निकाल। चले हाजी साहब, ये तो आज मानते हैं कि हम फेल हो गए। 2008 की जो करारदाद थी उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया, लेकिन आज काबीना के ऊपर है कि ये इसे एग्जीक्यूट करे, बिकॉज पार्लियामेंट जो है वो तो अवामी नेशनल एस्पिरेशंस, उमंगे उम्मीदें जो हैं उनकी तर्जुमानी कर चुकी है। अब काबीना की तरफ देखना है। जहां दफाई काउंसिल पाकिस्तान की बात है, ये सवाल भी उठेगा कि मुशर्रफ के टाइम पे क्यों नहीं कुछ बोला गया, तब क्यों नहीं खड़ा किया गया। अब परसों इनकी एक और मीटिंग है, देखते हैं कि किस तरह की और रेजिस्टेंस आती है। मगर आज के लिए इतना ही। I'll see you all on Monday. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।